हाय हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू ज्योग्राफी। मेरा नाम सिद्धार्थ है। आप और हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं ज्योग्राफी का अथवा भूगोल का। तो सबसे पहले भूगोल के अध्ययन करने के क्रम में एक सामान्य परिचय मैं आपको दे दूं कि हम लोग किस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी। भूगोल का एक सेक्शन है जिसे हम लोग भू आकृति विज्ञान कहते हैं। भू आकृति विज्ञान का हम लोग इस सेक्शन के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं और इसी को अध्ययन करने के क्रम में आज हमने एक टॉपिक उठाया है जिसे हम लोग कहेंगे भूकंप, या इंग्लिश में कहें तो अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स को पढ़ने के से पहले मैं आपको पहले बता दूं कि इससे पहले भू आकृति विज्ञान को शुरू किए हुए काफ़ी समय हो चुका है। तो भू आकृति विज्ञान से संबंधित कई सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो फिजिकल ज्योग्राफी नाम से या भौतिक भूगोल के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ जा करके भौतिक भूगोल के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अर्थक्वेक्स की या भूकंप की। तो भूकंप के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग भूकंप का सामान्य परिचय देखेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से भूकंप विज्ञान को क्या कहा जाता है, फोकस किसे कहते हैं, एपिसेंटर किसे कहते हैं, हाइपोसेंटर क्या होता है, एपिसेंटर में और हाइपोसेंटर में क्या फ़र्क होता है, और कोई बहुत सारी सामान्य जानकारियाँ भूकंप के विषय में आज हम लोग जानेंगे। एक वीडियो के माध्यम से भूकंप पूरा नहीं होगा, तो 2 या 3 वीडियो भूकंप के भी आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए। पहला क्रम है, ये पार्ट फर्स्ट है वीडियो का, भूकंप या अर्थक्वेक्स। तो सबसे पहले की जैसा कि हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो का कि अर्थक्वेक कहते किसे हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसकी हम लोग परिभाषा जाने, उससे पहले इसका भावार्थ जाने। हमें पता होना चाहिए कि भूकंप के जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, होता क्या है। आप देखिएगा, पृथ्वी का जो सरफेस है हमारा, इस सरफेस के ऊपर हम लोग रहते हैं। इसके ऊपर रहने के क्रम में हमें ये पता चलता है कई बार पृथ्वी कंपन करती है, कई बार वाइब्रेट करती है, और वो कंपन हमारा घर अथवा हमारा सामान या हमारा आसपास का जो सराउंडिंग है वो महसूस करता है कि पृथ्वी में कोई ना कोई कंपन हुआ है, और उस कंपन को ही हम लोग भूकंप कहते हैं। ये तो हो गई इसका सामान्य अर्थ। अगर हम लोग इसकी परिभाषा की बात करें तो पृथ्वी के भीतर अंतर्जात बल और पृथ्वी के बाहर बहिर्जात बलों के कारण ऊर्जा का निष्कासन होता है, जिसके कारण अनेक तरंगों की उत्पत्ति होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी के ऊपर कंपन उत्पन्न करती है, और इसी कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। मतलब पृथ्वी के भीतर बहुत सारे बल ऐसे काम करते हैं जिससे पृथ्वी के अंदर हलचल होती है, उन्हें अंतर्जात बल कहते हैं। बाहर भी कई सारे बल ऐसे होते हैं जो पृथ्वी की साम्यावस्था को बिगाड़ने का काम करते हैं, उन्हें बहिर्जात बल कहते हैं। तो इन अंतर्जात बलों और बहिर्जात बलों के फलस्वरूप कुछ तरंगें उत्पन्न होती है, और उन तरंगों को ही भूकंप कहा जाता है। तो बेसिकली ये है आपका भूकंप की सामान्य परिभाषा। वस्तुतः ये जाना जाता है कि प्राकृतिक कारणों से ही भूकंप आते हैं। प्राकृतिक कारण कई सारे हो सकते हैं, चाहे तो ज्वालामुखी उद्गार हो सकता है, प्लेटों का खिसकना हो सकता है, या फिर पर्वत निर्माण की प्रक्रियाएं हो सकती है। आदि के कारण पृथ्वी का जो सरफेस है वहाँ पर कंपन या वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राकृतिक कारणों से ही भूकंप आएगा। भूकंप मानव जनित भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मानव ने कहीं पर परमाणु परीक्षण किया, तो जहाँ पर ब्लास्ट होगा उसके आसपास के सराउंडिंग के अंदर भी हमें कई बार कंपन दिखने को मिलता है। हमारे घर का सामान नीचे गिर जाता है, या हमारी जो बिल्डिंग्स नीचे गिर जाती है, या कहीं पर दरार आ जाती है, क्रैक्स या फॉल्ट्स पड़ जाते हैं बिल्डिंग्स में या ज़मीन पर। तो इस प्रकार के कंपन को भी भूकंप ही कहा जाता है। तो भूकंप के लिए ये हमेशा याद रखेंगे कि प्राकृतिक कारणों के साथ ही मानव जनित कारण भी समान रूप से उत्तरदायी है भूकंप के लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं कुछ सामान्य शब्दावली की ओर, क्योंकि हम लोग जब इसे पढ़ेंगे तो आगे कई बार आपको ये चीज़ें पूछी जा सकती है परीक्षा में छोटे प्रश्नों में कि भूकंप मूल किसे कहते हैं, भूकंप का अधिकेंद्र किसे कहते हैं, इंग्लिश में एपिसेंटर किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, एपिसेंटर और हाइपोसेंटर में क्या फ़र्क होता है। तो ये सभी चीज़ों को अभी हम लोग यहाँ देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भूकंप मूल की या फोकस की। इस फोकस को ही इंग्लिश में हाइपोसेंटर कहते हैं, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। एपिसेंटर अलग है और हाइपोसेंटर अलग है। तो बेसिकली जिस बिंदु से पृथ्वी के, ये तो है पृथ्वी का सरफेस, पृथ्वी के भीतर जिस बिंदु से भूकंप की तरंगें उत्पन्न हुई है उस बिंदु को हम लोग कहेंगे भूकंप का मूल, भूकंप का केंद्र, भूकंप का फोकस या हाइपोसेंटर। और ये हमारा सरफेस है। इस मूल बिंदु से भूकंप की तरंग जहाँ सबसे पहले पहुँचती है 90 डिग्री के एंगल पर, जहाँ सबसे पहले टकराएगी उसे हम लोग कहेंगे अधिकेंद्र, या इंग्लिश में कहें तो एपिसेंटर। तो अब एक बार आपको इस चित्र के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। इधर देखिएगा, ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये कोई पृथ्वी का अर्धगोला है। अर्धगोले के भीतर ये बिंदु जहाँ से कंपन शुरू हुआ,
इस बिंदु को कहा जाएगा फोकस या भूकंप मूल। और भूकंपीय तरंगें जहां सबसे पहले महसूस की जाएगी उस जगह को कहेंगे एपीसेंटर। ये एपीसेंटर है। एपीसेंटर हमेशा सरफेस पर होता है और भूकंप मूल हमेशा पृथ्वी के भीतर होता है। आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये डिफरेंस अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अब इस डिफरेंस को समझने के बाद आपको एक बड़ा पॉइंट ये समझना है, क्योंकि कई बार आपको परीक्षा के अंदर आप ये तो बता देंगे मूल किसे कहते हैं, ये बता देंगे अधिकेंद्र किसे कहते हैं, ये बता देंगे कि अधिकेंद्र में और मूल में क्या फ़र्क है, लेकिन कई बार आपसे ये पूछ लें कि अधिकेंद्र भूकंप मूल से कितने डिग्री के कोण अक्षांश पे होगा, कोण पर होगा। तो अगर आपसे ये पूछे कि 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, हमेशा याद रखिएगा ये हमेशा 90 डिग्री पर अथवा समकोण पर ही अवस्थित होता है। न्यून कोण पूछ ले, अधिक कोण पूछ ले, समकोण पूछ ले, तो हमेशा समकोण पर ही क्लिक कीजिएगा। तो ये बेसिकली हमेशा, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बिंदु है, इस बिंदु का समकोण इधर होगा, यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री। तो जस्ट इसके ऊपर वर्टिकल जब हम लोग बात करेंगे तो किसी भी मूल का जो ये समकोण है वो इधर है, तो सबसे पहले समकोण के ऊपर जो बिंदु होगा वहाँ हमें अधिकेंद्र प्राप्त होगा, अर्थात ऐसा बिंदु प्राप्त होगा जहाँ पर भूकंपीय तरंगें सबसे पहले महसूस की जाती है। इसे हम लोग एपिसेंटर भी कहते हैं। ये तो हुआ अधिकेंद्र में और हाइपोसेंटर में फ़र्क। याद रखिएगा भूकंप के मूल को ही हाइपोसेंटर कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है सम भूकंप रेखा किसे कहते हैं और सह भूकंप रेखा किसे कहते हैं। सम भूकंप रेखा को इंग्लिश में आइसोसिस्मल लाइंस कहते हैं। आप याद रखिएगा भूकंप को दर्शाने के लिए जो मूल शब्दावली है वो सिस्मल है। सिस्मल मतलब होता है भूकंप। तो आइसोसिस्मल लाइंस किसे कहेंगे, इसे हिंदी में तो सम भूकंप रेखा कहा जाता है। मतलब पृथ्वी पर एक समान तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसे हम लोग सम भूकंप रेखा कहेंगे। इधर देखिएगा परीक्षा, इसमें पृथ्वी के सतह पर भूकंप के समान तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को सम भूकंप रेखा कहते हैं। अब आप देखिएगा फॉर एग्जांपल ये हमारा पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर मान लीजिए 7 तीव्रता का भूकंप भारत में भी आया, यूएसए में भी आया, ब्राज़ील में भी आया और चीन में भी आया। तो यूएसए को ब्राज़ील और भारत और चीन, इन सभी स्थानों को आपस में मिलाएंगे, क्योंकि एक समान तीव्रता वाले स्थानों को मिलाया हमने, 7-7-7-7 वाले पॉइंट्स को मिला लिया। एक समान तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा बनेगी उस रेखा को हम लोग कहेंगे आइसोसिस्मल लाइंस या समभूकंपीय रेखाएं। फिर हम लोग बात करते हैं सह भूकंप रेखा, या इसे इंग्लिश में कहेंगे होमोसिस्मल लाइंस। तो किसी भी मानचित्र पर वह रेखा जो एक समान समय में भूकंपीय आघात महसूस जहाँ जहाँ किए गए हों, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि ये हमारा पृथ्वी का सरफेस है और अलग अलग जगह पर भूकंप आए हैं एक ही समान समय में यहाँ भी आया, इधर भी भूकंप आया, इधर भी भूकंप आया, इधर भी भूकंप आया, इधर भी आया। हो सकता है इन सभी जगह पर तीव्रताएं अलग अलग हो सकता है कहीं पे 7 की तीव्रता, कहीं पे 6 की तीव्रता, कहीं पे 9 की तीव्रता, अलग अलग तीव्रता वाले बिंदु हो सकते हैं, परंतु एक समान समय में एक समान जो है आघात महसूस होता है। इसलिए एक समान समय में आने वाले भूकंपीय को जो हम लोग रेखा बनाएंगे उस रेखा को हम लोग सह भूकंप रेखा कहते हैं। दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। सम भूकंप रेखा तो आइसोसिस्मल लाइंस तो एक समान तीव्रता को दर्शाती है, और सह भूकंप रेखा या होमोसिस्मल लाइंस एक समय में भूकंपीय आघात जहाँ जहाँ महसूस किए जाते हैं उन क्षेत्रों को एक बिंदु के अंदर अगर हम लोग मिलाते हैं तो हम लोग उसे होमोसिस्मल लाइंस कहते हैं। अब आप देखिएगा मैंने आपको जब एपिसेंटर और फोकस बताया तो ये देखिए ये हमारा पृथ्वी है और यहाँ हमारा निवास है, ये हमारे घर हैं और यहाँ हम लोग रहते हैं। तो ये फोकस है, इस फोकस से यहाँ से तो भूकंप की उत्पत्ति हुई और ये वाला जो बिंदु होगा 90 डिग्री पर, यहाँ सबसे पहले भूकंप महसूस किया जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। और आप देख लीजिए फोकस क्या है, तो यहाँ लिखा हुआ है क्लियर कि द एक्चुअल लोकेशन वेयर द फॉल्ट मूवमेंट्स बिगिंस, मतलब जहाँ पर फॉल्ट का जो मूवमेंट्स होता है जहाँ शुरू होता है उसे हम लोग कहेंगे फोकस। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं एपिसेंटर। तो ये वो पॉइंट है लैंड का जहाँ पर सरफेस डायरेक्टली फोकस के ऊपर होता है। फोकस के ऊपर जो डायरेक्टली जो पॉइंट होगा उसे हम लोग कहेंगे एपिसेंटर। आई होप आपको ये डायग्राम के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, और आप चाहें तो इस डायग्राम को भी देख सकते हैं। इस डायग्राम में आप देखिएगा यहाँ पर है आपका फोकस या हाइपोसेंटर, एक ही बात है। तो यहाँ हमारा कहलाता है एपिसेंटर। अब हम लोग जैसे जैसे इससे दूर चलेंगे वैसे वैसे दूरी बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, और एपिसेंटर से दूर जाने पर भूकंपीय तीव्रता भी
और बाद में महसूस की जाएगी। सबसे पहले एपिसेंटर पे हमेशा भूकंपीय तीव्रता या उसके झटके जो है, उसका कंपन जो है महसूस किया जाता है, क्योंकि वो भूकंप मूल के सबसे ज़्यादा करीब होता है। देख लीजिएगा अब आप इसको, आपको यहाँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्योंकि हमारा फोकस है और इस फोकस के जस्ट ऊपर सबसे पास वाला बिंदु ये हमारा एपिसेंटर है, और इससे दूर जाने पर जो है भूकंपीय तरंगे हमें लेट महसूस होती है। फिर आप देखिएगा एक प्रश्न पूछा जाता है कि भूकंप आने से पहले वायुमंडल में कौन सी गैसेस में की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ये भी जीके का क्वेश्चन बनता है। तो रेडॉन जो गैस है उसकी मात्रा में वृद्धि होती है जब भी भूकंप आता है उससे पहले। तो बेसिकली रेडॉन गैस, अगर आपसे पूछ ले कि रेडॉन गैस किस प्राकृतिक आपदा का संकेतक है, तो आपको पता होना चाहिए कि रेडॉन गैस भूकंप का संकेतक है। फिर अगला प्रश्न हमारे मन में आता है कि भूकंप को हम लोग किस यंत्र से नापें, किस यंत्र से नापते हैं। तो इसमें हम 2-3 प्रकार के यंत्र यूज़ लेते हैं। इसमें कन्फ्यूज़न होता है कई बार, मर्केली स्केल, रिक्टर स्केल और सिस्मोग्राफ। तो आप अभी हम लोग इन सब के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो मर्केली मापक क्या होता है। मर्केली एक स्केल है और बेसिकली इसको नंबर्स में नहीं नापते हैं, इसको अनुभव के आधार पर विनाश का प्रभाव कितना हुआ उस आधार पर इस स्केल का निर्माण किया जाता है। यह गुणात्मक नहीं है, ये गुणात्मक है, ये परिमाणात्मक नहीं है। मतलब इसे नंबर्स में नहीं नापेंगे, गुण के आधार पर कि कितनी तीव्रता का भूकंप था, कितना विनाश हुआ। तो जैसा हमें अनुभव के आधार पर हमें प्राप्त होता है उस आधार पर ही हम इसके अंदर अध्ययन करते हैं। भाई रिक्टर स्केल क्या है। रिक्टर स्केल एक लॉगरिथम स्केल है। आपने इंग्लिश में मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा, हम लोग कई बार लॉग लगाते हैं, log 1, log 2, log 3, log 4, log 5। तो बेसिकली ये लॉगरिथम स्केल है जिसमें 1 से लेकर के 10 अंक तक जो है संख्याएं लिखी होती है, और भूकंप की तीव्रता 1 से लेकर 10 तक के बीच में आंकी जाती है। 10 मतलब बहुत अधिक तीव्र भूकंप और 1 मतलब सबसे माइल्ड। तो जैसे जैसे हम संख्या बढ़ाते हैं, 1 से मान लीजिए 2 पे आए, 2 से आप 3 पे आए, 3 से आप 4 पे आए, और इसी प्रकार से 4 से 5, 5 से 6। तो प्रति एक संख्या बढ़ने पर भूकंप की तीव्रता में 10 गुना वृद्धि होती है। ये स्केल इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 नंबर बिंदु के ऊपर भूकंप की तीव्रता थी 10, तो 2 नंबर बिंदु पर भूकंप की तीव्रता हो जाएगी 100, 3 नंबर बिंदु पर हो जाएगी 1000, मतलब 10-10 गुना बढ़ रहा है, और 4 नंबर बिंदु पर हो जाएगी 10,000, फिर आगे 1 लाख, फिर 10 लाख। इस प्रकार से जैसे जैसे रिक्टर स्केल में पैमाना एक के बाद एक बढ़ता जाता है, भूकंप की तीव्रता 10 गुना बढ़ती जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि भारत एक साथ 2 जगह भूकंप आते हैं। रिक्टर स्केल के 6 नंबर बिंदु पर तो आता है भारत में भूकंप, और 7 नंबर बिंदु पर आता है ब्राज़ील में भूकंप। तो आप ये अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि भारत से ब्राज़ील का भूकंप 10 गुना ज़्यादा तेज है। जिस प्रकार से एक बिंदु की वृद्धि होगी उस प्रकार से भूकंप की तीव्रता में 10 गुना की वृद्धि हो जाती है। फिर हम लोग देखते हैं कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए एक और यंत्र यूज़ किया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं सिस्मोग्राफ और सिस्मोमीटर। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि क्या होता है सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर। सिस्मो का मतलब भूकंप होता है, मैंने आपको पहले बता दिया है, बार बार आप कंफ्यूज ना हो इस बारे में। तो सबसे पहले तो भूकंप को मापने का एक ऐसा यंत्र है, सिस्मोग्राफ को मैं एक बार आपको पहले मैं बोल के समझा देता हूँ, फिर आपको डायग्राम भी दिखा देंगे। बेसिकली एक ऐसा यंत्र है जिसका बेस धरातल पर टिका होता है, और उसके ऊपर एक पेन जो है, एक ग्राफ पेपर यहाँ पर लपेटा हुआ होता है, उसके ऊपर पेन टिका हुआ होता है। जैसे ही भूकंप आता है तो ये पेन हिलता है और ये ग्राफ पेपर फोल्ड होना शुरू होता है, और इस प्रकार से ये फोल्ड होता होता इसके ऊपर एक ग्राफीय संरचना का निर्माण हो जाता है, जो ग्राफ के माध्यम से हमें बताता है कि भूकंप की तीव्रता किस प्रकार की थी, भूकंप किस प्रकार से आया था। इसको आप चाहें तो इस डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छे से देख सकते हैं। इधर देखिएगा, ये है इसका बेस, जिस बेस के आधार पर ये भूकंप का झटका महसूस करता है, और इसके ऊपर ये पेंडुलम लटका हुआ है। इस पेंडुलम के ऊपर ही ये देखिएगा, यहाँ पर आपको एक पेन दिखेगा, ये पेन को यहाँ पे दर्शाया हुआ है। तो अब जैसे ही भूकंप आता है तो ये जो वायर है, ये क्योंकि पतला सा वायर है, ये वायर हिलता है, और जैसे ये वायर हिलेगा तो ये पेन हिलेगा, और ये जो रोलर के ऊपर जो कागज लपेटा हुआ है ये घूमता जाता है, और पेन इसके ऊपर तीव्रता अंकित करता जाता है, और इस प्रकार से ग्राफ के माध्यम से भूकंप हमें प्रदर्शित होता है। आप इसको चाहें तो यहाँ पर भी आप अच्छे से देख सकते हैं कि एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग के माध्यम से एक पेन इसके ऊपर लटका हुआ है, पेंडुलम है, और यहाँ पेन है, और इस पेन को जो है इस ग्राफ पेपर के ऊपर ये तीव्रता को नापने का काम करता है। क्योंकि जैसे ही भूकंप का झटका महसूस होगा, ये पेन हिलना शुरू करेगा, और इस प्रकार से तेज झटके में ऐसे हिलेगा ज़्यादा तेज, फिर धीरे धीरे फिर और तेज।
तो हमें इस ग्राफ पेपर के माध्यम से पता चलता है कि अच्छा इस प्रकार से भूकंप की तीव्रता महसूस की गई थी। आई होप ये समझ में आया होगा। इस डायग्राम को आप और अच्छे से देखना चाहें तो आप ये देख सकते हैं। इस डायग्राम के अंदर हर एक चीज़ को अलग से दिखाया गया है। यहाँ पर ये चार्ट पेपर इसके ऊपर लगाया हुआ है जो कि रोटेटिंग ड्रम के ऊपर रोटेट किया रहता है। एक ऐसा ड्रम है जो घूमता है, रोटेट करता है, उसके ऊपर एक कागज लपेटा हुआ है। फिर जैसे ही भूकंप महसूस किया जाएगा, ये जो पेंडुलम बॉब है इसके ऊपर एक नीचे पेन लटका है। देखिए अब यहाँ पे आपको पेन लिखा हुआ मिलेगा। तो ये जो पेन है, जैसे ही भूकंप का झटका महसूस किया, पेन चलना शुरू होगा और ड्रम घूमना शुरू होगा। जैसे जैसे ड्रम घूमेगा पेन चलेगा। पेन फॉर एग्जांपल ये पेन चल रहा है और भूकंप का झटका महसूस हुआ तो ये देखिए ये ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे और तेज झटका, ये फिर ऊपर नीचे, फिर झटका कम आया तो फिर धीरे धीरे फिर ऊपर, और इस प्रकार से इस कागज के ऊपर ग्राफ का निर्माण होता है। इस ड्रम जो रोटेटिंग ड्रम है उसके ऊपर ग्राफ का निर्माण होता है और उसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से 1, 2, 3 या 4 तीव्रता का भूकंप आया है। ये है बेसिकली काम सिस्मोग्राफ का, जो कि ग्राफ के माध्यम से भूकंप के झटकों को दिखाता है। यही सब चीज़ें मैंने इसके अंदर भी लिखी हुई है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि सबसे पहला सिस्मोग्राफ जो है या सिस्मोमीटर है वो किसने बनाया था, तो चीन के झांग हैंग में इसको बनाया गया था। लेकिन जो सबसे पहला ज्ञात सिस्मोग्राफ है वो हमें 1855 में इटली में पामेरी लुंगी द्वारा जो है सबसे पहले ज्ञात सिस्मोग्राफ बनाया गया था। ये देखिएगा, ये इस प्रकार से सिस्मोग्राफ की एक और संरचना है, ये एक प्रकार से ये भी। और फिर हम लोग बात करते हैं कि भूकंपीय अध्ययन को या वो साइंस जिसमें हम लोग भूकंप का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग सीस्मोलॉजी कहते हैं। क्लियर है? सीस्मो का मतलब भूकंप होता है। भूकंप की तीव्रता सीस्मोमीटर या रिक्टर स्केल द्वारा मापा जाता है। अब आपसे पूछ लें कि भूकंप के झटकों के को जो है मर्केली स्केल, रिक्टर स्केल में फ़र्क क्या होगा, तो आप हमेशा ये याद रखिएगा, मर्केली स्केल परिमाणात्मक नहीं है। मतलब इसमें हम लोग नंबर से नहीं बता सकते 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर कितना भूकंप आया, परंतु रिक्टर स्केल इसके अपोजिट, उसमें हम लोग परिमाणात्मक आधार पर भूकंप के झटकों को प्रदर्शित कर सकते हैं कि 1 तीव्रता का आया, कि 2 तीव्रता का आया, कि 3 का आया या 10 का आया। क्लियर है? फिर हम लोग देखते हैं कि भूकंप के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कि पहली तीव्रता का जो भूकंप होगा वो कितना प्रभावशाली होगा, दूसरा कितना प्रभावशाली होगा, तीसरा कितना होगा, ध्यान में रखते हुए जब हम लोग देखते हैं तो हम लोगों ने इसे अलग अलग भागों में कैटेगराइज किया है। तो जो 3 तक की तीव्रता का भूकंप है या उससे कम है उसे हम लोग कमजोर भूकंप कहते हैं, जो कि एमेच्योर है, मतलब वहाँ पर अभी भूकंप बहुत तेजी से नहीं आया है। जबकि 7 तीव्रता या उससे अधिक का भूकंप अति विनाशकारी भूकंप कहा जाता है। तो बेसिकली विश्व में हम लोगों ने 8, 8.5 और 9 तक के भूकंप हमने महसूस किए हुए हैं वर्ल्ड में। 1883 का माउंट क्राकाटाउ के अंदर जो भूकंप आया था वो लगभग 8.6 या 8.8 की तीव्रता का था। तो हम लोग ये महसूस कर सकते हैं कि उस समय का जो झटका होता है वो कितना बड़ा झटका हो सकता है भूकंप का। फिर हम लोग बात करते हैं भूकंप के आने वाले कारण कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर हमें मानव जनित और प्राकृतिक दोनों ही कारण इसके अंदर हो सकते हैं, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मानव जनित में जैसे खनन कार्य के अंदर जब हम विस्फोट करते हैं या परमाणु परीक्षण के अंदर जब हम लोग बड़ा विस्फोट करते हैं तो भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं। वहीं प्राकृतिक कारणों के अंदर विवर्तनिक क्रियाएं होती है, जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है अथवा एक दूसरे के समीप आती है तो प्लेटों की सीमांत के सहारे हम कंपन, पृथ्वी के भीतर कंपन महसूस कर सकते हैं। अथवा कहीं पर ज्वालामुखी फटा है बहुत जोर से तो उसके जोर से विस्फोट के कारण भी भूकंप महसूस किए जा सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग बात करें तो इसके अगर हम लोग अलग अलग कारणों की बात करें तो सबसे पहले तो ज्वालामुखी क्रिया, जिसका मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, माउंट क्राकाटाओ। आप लोग एक बार मैप में देख के बताइएगा, गूगल पे सर्च करके बताइएगा कि माउंट क्राकाटाओ की जो बेसिक लोकेशन है वो लोकेशन है कहाँ, वर्ल्ड के मैप में माउंट क्राकाटाओ कहाँ पर है। माउंट क्राकाटाओ एक ज्वालामुखी द्वीप है जो कि 1883 में 1883 के अंदर जब वहाँ पर ब्लास्ट होता है ज्वालामुखी का, तो वो द्वीप कई किलोमीटर द्वीप जो है जल से हवा के अंदर तक चला जाता है और इतना बड़ा ब्लास्ट होता है। तो माउंट क्राकाटाओ के बारे में आप सर्च कीजिएगा। फिर हम लोग बात करते हैं भू संतुलन द्वारा भी कई बार पृथ्वी संतुलन बनाए रखने के लिए भी पृथ्वी पर कंपन हो जाते हैं। जैसे यहाँ से जो है मलबा या हिमानी या जल का जो है प्रवाह इस तरफ हो जाता है तो इधर भार ज़्यादा पड़ता है। अब इसको संतुलित करने के लिए ये वाला हिस्सा नीचे दबता है और ये वाला हिस्सा वापस ऊपर की तरफ दबता है और इस प्रकार से संतुलन बना रहता है और इससे भी कई बार भूकंपीय क्रियाएं देखने को मिलती है।
फिर हम लोग बात करते हैं भ्रंशन की क्रिया। भ्रंशन की क्रिया में आप देखिएगा कि जब दो भाग एक दूसरे से दूर जाते हैं अथवा एक दूसरे के समीप आते हैं तो बीच में दरार पड़ जाती है और इस दरार को ही भ्रंश कहा जाता है या फॉल्ट कहा जाता है, और इस दरारों के सहारे भी भूकंप हमें देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली यहाँ देखिएगा आप कि भ्रंश रेखाओं पर उत्पन्न होने वाले भूकंपीय क्षेत्रों में भूकंप आते हैं। यहाँ पर चट्टानों में संतुलन नहीं रहता है, ऐसे क्षेत्रों को दुर्बल क्षेत्र कहा जाता है। और विश्व के जितने भी नए पर्वतीय क्षेत्र हैं वो इसके उदाहरण हैं। नए पर्वतीय क्षेत्र जैसे हिमालय, रॉकीज, एंडीज, तो ये सारे के सारे जो नए आल्प्स, जो नए फोल्डेड माउंटेन्स हैं, वहाँ पर इस प्रकार की क्रियाएं देखने को मिलती है। फिर हम लोग बात करते हैं, एक और कारण है प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। ये इसका प्रतिपादन एच.एफ. रीड, अमेरिकी भूगोलवेत्ता है एच.एफ. रीड द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। इस सिद्धांत को हम लोग वैसे तो विस्तार में पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको बता दूं कि जब आप देखिएगा, मान लीजिए कोई बांध बना है, अब इस बांध के अंदर पानी भरेगा तो ये पानी भरते 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 इस ज़मीन के ऊपर इतने पानी का भार आ गया। जैसे ही इतने पानी का जब भार आता है तो ये पानी के भीतर की जो चट्टान होती है ये प्रत्यास्थ होती है। रबड़ देखा है आपने, रबड़ को खींचते तो खिंच जाता है, वापस छोड़ते तो वापस चिपक जाता है। तो ये चट्टान भी जो है फैल करके प्रत्यास्थ हो जाती है। जैसे ही भार कम होता है ये वापस सिकुड़ती है और झटका महसूस होता है और भूकंप आता है। तो बेसिकली सिंपल भाषा में प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत जो है इस चीज़ की व्याख्या करता है कि इस प्रकार से भूकंप आते हैं। तो एक कारण ये भी होता है, इसको हम लोग और विस्तार से जानेंगे आगे। फिर आते हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो हम लोगों ने जब प्लेट टेक्टोनिक वाला चैप्टर पढ़ा था, आप वापस देख लीजिएगा उसको वीडियो को, जब अगर आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे ये देखिएगा, हमने देखा था कि 2 प्रकार की प्लेट्स हैं, सॉरी 3 प्रकार की है। इधर मैं एक और प्लेट बना देता हूँ। सबसे पहले वाली में ये दोनों प्लेट एक दूसरे के समीप आ रही है। जब 2 प्लेट्स एक दूसरे के समीप आती है तो भारी वाली प्लेट का क्षेपण होता है और जैसे ही नीचे जाएगी इस वाले एरिया में जैसे टकराहट होगी, ठक और भूकंप महसूस किया जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से प्लेटों की गतिविधि से भी भूकंप होता है। वहीं जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, देखिए सेकंड वाले पार्ट में एक दूसरे से दूर चली गई, ये प्लेट इस प्लेट से कहाँ जा रही है, ये इस तरफ और ये इस तरफ जा रही है। जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तब भी यहाँ पर संचलन उत्पन्न होता है। भू संचलन से यहाँ पर भी भूकंप महसूस किए जाते हैं। यहाँ पर कई बार ज्वालामुखी क्रियाओं से भी भूकंप आते हैं। और तीसरा जो है ये वाला संरक्षी सीमा, आप देखिएगा संरक्षी सीमा में जब 2 प्लेटें एक दूसरे के सहारे आगे पीछे सरकती है ऐसे ऐसे, तो आगे पीछे सरकने के क्रम में भी यहाँ भूकंप महसूस किए जाते हैं। संरक्षी सीमा से जो भूकंप आता है वो उत्तरी अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास भ्रंश है। उस सैन एंड्रियास भ्रंश में जो संरक्षी सीमा से भूकंप आता है वो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और आप देखिएगा कि प्रशांत महासागरीय प्लेट के चारों तरफ जो किनारे की तरफ जितने भी भूकंप आते हैं, चाहे वो जापान में आता है, ल्यूशन द्वीप में आता है, जितने भी फिलीपाइंस में, इधर जितने भी भूकंप आते हैं, ये प्रशांत महासागरीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपण होने के कारण आ रहे हैं। तो ये वाला जो उदाहरण है वो इसका उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा। अटलांटिक महासागर में या कहीं पर अगर आपको भूकंप देखने को मिलते हैं जहाँ पे 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर होती है तो वहाँ पर आपको इस वाली प्लेट का एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है। आई होप आपको ये चीज़ तो समझ में आई गई होगी कि भूकंप के कारण कौन कौन से हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करके इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भूकंप का पार्ट सेकंड भी आ सकता है, पार्ट 3 भी आ सकता है। तो आप लोग बस बने रहिएगा, देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।